नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें और हमारे मर्चेंडाइज़ स्टोर आपड़ा को विज़िट भी करें। भाई डीप स्टेट का मामला कमाल का है। यानी जाते-जाते भी एक और रिजीम चेंज कर ही दिया और सीरिया से बशर अल असद और हाफ़िज़ अल असद यानी असद बाप बेटे का 50 साल पुराना जो एक राज्य था, उसको समाप्त कर दिया और एक सेक्युलर सीरिया को जो कि शरीयत से ज़्यादा विकास को महत्व देता था, उसको ख़त्म करके इस डीप स्टेट ने एक और मुस्लिम देश में, एक और सेक्युलर मुस्लिम देश में शरीयत का राज्य कायम कर दिया। ये सोचकर ये ज़रूर आता है कि भई आखिरकार ये लोग जो हैं, ये बातें तो करते हैं डेमोक्रेसी की, ये बातें तो करते हैं फ्री स्पीच की, लेकिन जहाँ भी इनके कदम पड़ते हैं, काम बिल्कुल ठीक उल्टा करते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी था, कम से कम ये तो था कि भई रूल ऑफ लॉ तो था। वहाँ हसीना के टाइम में और कुछ होता हो या ना होता हो, आप खुलेआम सड़क पे मर्डर करके और उसके बाद बच तो नहीं सकते थे। आपको जेल तो होती और जो भी आतंकवाद की बात करते थे या शरीयत के दूसरों के ऊपर इम्पोज़िशन की बात करते थे, जमाते इस्लामी जैसे लोग थे, कट्टरवादी थे, वो सब या तो जेल में थे और या सो फांसी की सज़ा पा रहे थे। लेकिन अब ज़रा देख लीजिए, अब जितने भी टेररिस्ट हैं, वो बाहर हैं और जो पीस लविंग हैं, जो शांति चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हों और चाहे वो हिंदू हों, वो सब के सब भागते घूम रहे हैं, अपनी जान बचाते घूम रहे हैं। उनके पूजा स्थल तोड़े जा रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है, उनकी हत्याएँ हो रही हैं, स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और ये सब अंडर द बिनाइन गेज़ ऑफ द डीप स्टेट, यूएस डीप स्टेट। तो डीप स्टेट है ही बेसिकली, चलती तो यूएस से ही है ना। और अभी जो एलिमेंट्स जो रूल कर रहे हैं, वो सोरोस वाले एलिमेंट हैं। आप देखिए कि सोरोस वाले एलिमेंट्स ने भारत में भी कितना प्रयास किया कि एक तरह से ये भी कहना पड़ेगा कि उनको आप तारीफ़ करो कि उन्होंने आपके यानी कि भारत के लीडर ऑफ ऑपोज़िशन को खरीद लिया है। यानी वो व्यक्ति जो है, वो उनका ही स्क्रिप्ट पढ़ता है, उनके ही कहने पे चलता है। जहाँ वो कहते हैं उठो, वहाँ उठता है, जहाँ वो कहते हैं बैठो, वहाँ बैठता है। और चलते-चलते सीरिया का भी निपटारा कर दिया। अब सीरिया में किसको इंटरेस्ट था? आज ट्रंप का ट्वीट आया बड़ा और ट्रंप ने कहा कि भैया हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम तोड़ो, मारो, कुछ भी करो, अपने काम से अपने काम से काम रखो और इस गहरे राज्य के ऑपरेशन में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये ट्रंप ने आज ट्वीट करके कहा। अब ट्रंप के ट्वीट करने से ये हो गया कि अब ये जो असद का रेस्टोरेशन है वो लगभग इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन ये जो सारे के सारे जो अलग-अलग वहाँ पर ग्रुप्स हैं, अल-कायदा का ग्रुप है, ये जो एचटीएस है, हयात तहरीक अल-शाम, ये जो एचटीएस है, ये अल-कायदा का है। इसके अलावा वहाँ पे आईसिस सपोर्टेड भी हैं और बहुत सारे अमेरिकन सपोर्टेड वहाँ पर हैं। तो ये जो अमेरिकन सपोर्टेड हैं, जो इनके साउथ वेस्ट में हैं, जो इनके ईस्टर्न साइड में हैं, इनका क्या होगा? तुर्की चाहता है कि भई एचटीएस जो है वो उनको जो कुर्द टेरिटरी है, एक तरह से ऑटोनॉमस कुर्द रीजन है, नॉर्थ ईस्ट में, आज का जो सीरिया का जो इस समय जो प्रेज़ेंट मैप है, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट में जो कुर्द एरिया है, उ उसको जो है कंट्रोल करने में और उसको एक यूनिफ़ाइड कमांड के रूप में रखने में उनकी सहायता करे। लेकिन वो जो अल जोलानी है, वो कहता है नहीं, सब कुछ डिसेंट्रलाइज़्ड होना चाहिए। तो अब तुर्की ने जो किया सारा इनका जो सब सपोर्ट किया, इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड की, इनको आगे बढ़ाया, डीप स्टेट के कहने से ही बढ़ाया। डीप स्टेट और तुर्की का यहाँ पर जो है वो एक तरह से मैं कहूँ कि इनका हित मिलता है, साथ में इज़राइल का हित मिलता है।
इज़राइल ने ये डीप स्टेट ऑपरेशन करवाया है डीप स्टेट से, और क्योंकि डीप स्टेट को आप चाहे कुछ कहें या ना कहें, लेकिन वहाँ उसका इन्फ्लुएंस बहुत है। इसके लिए पहले उसने हिज़्बुल्लाह को ख़त्म किया। देखें आप पूरा सीक्वेंस देखें। हिज़्बुल्लाह की कमर तोड़ दी। हिज़्बुल्लाह को किसी भी तरह से उन्होंने कि कुछ करने लायक नहीं छोड़ा इज़राइल ने। 2011 में इसी तरह का ऑपरेशन ओबामा के टाइम पे प्लान किया गया था। आज ट्रंप ने भी कहा कि भई ये जो बीच में रशा इसलिए पड़ा था क्योंकि ओबामा ने ज़बरदस्ती ये वहाँ पे हंगामा किया था, इसलिए रशा वहाँ बीच में पड़ा था, वरना रशा को कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो 2011 में जब ओबामा ने ये हंगामा कराया, तो हिज़्बुल्लाह और रशा इन दोनों की सहायता से इनको पीछे धकेला गया था। क्योंकि ये मैं आपको कल बता चुका हूँ, बल्कि परसों आपको मैं ये बता चुका हूँ कि जो अलावी शिया जो सेक्ट है असद का, वो अलावी शिया वहाँ पे केवल 10% है। और एक मेजॉरिटी सुन्नी कंट्री है, जिस तरह से बहरीन है। बहरीन में इसका ठीक उल्टा है। वो एक मेजॉरिटी शिया कंट्री है, जिसमें 10-15% सुन्नी जो हैं, वो वहाँ पे कब्ज़ा किए बैठे हैं। वहाँ भी किसी न किसी दिन इसी तरह का हश्र होगा। क्योंकि जब आप जानते हैं कि इस्लाम में जो शिया सुन्नी का डिवाइड है, वो कितना गहरा है। तो इस्लाम के शिया सुन्नी डिवाइड में आप देखें कि इराक़ भी उससे बच नहीं पाया था। इराक़ मेजॉरिटी शिया है। वहाँ पे लगभग 65% शिया है और 35% सुन्नी है। लेकिन सद्दाम हुसैन जो सुन्नी था और जो नॉर्दर्न इराक़ का था, तिक्रित तिक्रित का था, उसने पूरे इराक़ पे कब्ज़ा करके और शियाओं को भी एक तरह से दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। अब शिया सुन्नी में यही होता है, बराबर का अधिकार देते नहीं हैं। जो भी पावर में होता है, वो सारी की सारी पावर अपने सेक्ट को देता है। दूसरा जो सेक्ट होता है, उसको एक तरह से दोयम दर्जे का सिटीज़न बना देता है। तो अब इस्लाम के साथ ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, आप यदि बराबरी का दर्जा मान लीजिए, यदि कोई काफ़िर मुल्क है, उसमें यदि आप बराबरी का दर्जा दे दो, तो वो कहते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हमको सुपीरियर राइट्स चाहिए। इक्वल राइट्स आर नॉट इनफ, दे वांट सुपीरियर राइट्स। भारत में यही हो रहा है। उनको वक्फ एक्ट चाहिए, उनको शरीयत चाहिए। उनको शरीयत का मतलब क्या होता है कि शरीयत का मतलब तो सीधा-सीधा है कि जो काफ़िर है, वो उसको जज़िया देना है। काफ़िर जो है, वो दूसरे दर्जे का इंसान है। इसी तरह से जहाँ सुन्नी पावर है, वहाँ पे शिया दूसरे दर्जे के हो जाते हैं, उनको काफ़िर कहा जाता है। जहाँ शिया है, वहाँ सुन्नी दूसरे दर्जे के हो जाते हैं, उनको काफ़िर कहा जाता है। ईरान में यही होता है, ईरान में सुन्नियों का परसिक्यूशन होता है। यहाँ 10% होने के बाद, और इसीलिए उसने जो है वो एक सेक्युलर कंट्री बनाई, क्योंकि सेक्युलर कंट्री में ही ये जो शरीयत के सिद्धांत थे, उनकी मुखालफत की जा सकती थी। अब वो तो अब रही नहीं, क्योंकि मियाँ असद जो हैं, वो भाग गए। बशर अल असद जो हैं, वो भाग गए हैं। वहाँ पर अब पूरी तरह से अभी दमिश्क में एचटीएस का कब्ज़ा है। एचटीएस यानी अल-कायदा ग्रुप का कब्ज़ा है, तो किस तरह का वहाँ पर निज़ाम होता है, वो आप अफ़गानिस्तान को देखिए और समझ जाइए। जमात-ए इस्लामी का कब्ज़ा बांग्लादेश में कराया, तो वहाँ किस तरह का निज़ाम वो चाहते हैं और करने का प्रयास कर रहे हैं, वो आप इस समय जो चल रहा है बांग्लादेश में, उसको देख के समझ जाइए। तो ये काम डीप स्टेट ने जगह-जगह पे किया है। लीबिया में किया, लीबिया में इन्होंने गद्दाफ़ी को हटाया, और गद्दाफ़ी को हटाने के बाद से लीबिया आज तक स्टेबल नहीं हो पाया है। तो इंस्टेबिलिटी जब होती है, तब इनका जो इनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो उसमें अपने प्रॉफ़िट्स ढूँढता है, कि हाँ भाई ठीक है, इसमें हमको प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो अब एक और रिजीम चेंज से मिडल ईस्ट जो है, वो और फ़र्दर अनस्टेबल हो गया है। लोग यदि सोच रहे हैं कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं चल रहा है, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि भई तीसरा विश्व युद्ध चल रहा है। स्थान-स्थान पर आग लगी हुई है और आग लगाई जा रही है। इसीलिए लगाई जा रही है कि किसी समय ये फुल फ्लेज्ड
तीसरे विश्व युद्ध के रूप में आ जाए। यहाँ पर इनकी ये भी एक इच्छा थी कि रशिया इसमें कूदे। रशिया का एक तार्तुस नाम का एक बड़ा वहाँ पर नेवल बेस है। समाचार ये है कि उस नेवल बेस को वहाँ उनको हो सकता है इवैक्यूएट करना पड़े। जो भी हो, अगर इवैक्यूएट करना भी पड़ा तो रशिया चुप नहीं बैठेगा। एक बार यूक्रेन वाला मामला हल हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पर आग भड़केगी। किस तरह से भड़केगी, किस रूप में भड़केगी, ये अभी देखेंगे आगे। लेकिन ये पक्का है कि एक और चिंगारी क्या, एक पूरी आग जो है, वो एक और स्थान पर लगा दी गई है मिडल ईस्ट में। और ये काम इसी अमेरिकन डीप स्टेट ने किया है, ऐसे समय पर जब हम मान रहे हैं कि इसकी जो यूनाइटेड स्टेट्स में ताकत है, उसको ट्रंप की वजह से भारी आघात लगा है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये डीप स्टेट कई अर्थों में ऑटोनमस है। भारत को भी इससे सबक लेना चाहिए, समझना चाहिए। और इसकी जो रूट्स हैं डीप स्टेट की, गहरे राज्य की, भारत के अंदर, उन रूट्स को पूरी तरह से पहचान कर और उनकी जड़ों में, उन जड़ों में मट्ठा डालना चाहिए चाणक्य की तरह। वरना ये जो ऑटोनमस गहरा राज्य है, ये कभी भी खड़ा हो सकता है आपको तंग करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।